नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की सांसद विधायकों के साथ बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 3 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक है। टिहरी लोकसभा के जनप्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक। हरिद्वार में नशे के खिलाफ डीएम का सख्त एक्शन। नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर कड़ी नजर। सभी विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश। स्कूलों के पास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक। जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का सब्र टूटा। देहरादून में 2.5 साल से भुगतान नहीं। सीएम से तत्काल सस्ते की मांग। राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में फान पर आई तमसा नदी। टपकेश्वर के पास नदी का देखा रौद्र रूप। तेज बहाव के चलते करीब 1 घंटे बाद उतरा रास्ता। टपकेश्वर माता से क्षेत्र मार्ग पर प्रभावित। ऋषिकेश में बीन नदी में बड़ा हादसा टला। तेज बहाव में मैक्सी गाड़ी पलटी। नदी में फंसे 2 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली और अति तीव्र वर्षा की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों विस्तार। खबर देहरादून से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दावा किया कि भाजपा इस बार 60 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रही हैं और मोदी धामी सरकार के कामों से लोग संतुष्ट हैं। विधायक के मुताबिक प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और 35,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। बैठक में सरकार और संगठन के समन्वय से जन समस्याओं के निस्तारण पर भी चर्चा हुई। देखिए, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। ये जो बैठक जो गढ़वाल रीजन की करी है और इसमें 3 लोकसभाएं आती है। आपके हरिद्वार हो गए, पौड़ी हो गए और टिहरी हो गई। और हमारे जो टिहरी लोकसभा की पहली बैठक हुई, जो पौड़ी की चल रही है, उसके बाद हरिद्वार की हुई। बैठक का एजेंडा यही था कि भाई 2027 में तीसरी बार सरकार बनानी है और डेफिनेटली और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है शायद सबसे ज़्यादा सीटों के साथ जो है सरकार बनाएगी, 60+ सीटों से। कारण ये है कि जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को संवरते हुए देखा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में जिस तरीके से जनहित कार्य हो रहे हैं, मैं कह सकता हूँ आज बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच पहाड़ी से अचानक भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। इसी दौरान मलबे की चपेट में आने से एक कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ी से अचानक मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मनेरा बाईपास पर पिछले कई दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके बावजूद इस संवेदनशील मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बेहद सावधानी बरतें और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से, जहां चुनावी वर्ष के बीच बीजेपी ने अनिल बलूनी को दोबारा राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने पर बलूनी ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथियों के साथ मिलकर पार्टी के कामकाज और सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को लेकर लगातार संवाद बनाए रखने की बात कही। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दोबारा से मीडिया प्रमुख की जो जिम्मेवारी दी गई है, मीडिया सेल के हमारे संयोजक बनाया गया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। और निश्चित तौर पर आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है, उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं, उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का। अगली खबर का रुख कर लेते 2027 विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है,
लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन के बाद अब पार्टी प्रदेश में संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए बैठकों का दौर चल रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद, मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। इससे पहले नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, दायित्वधारी मंडल और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं। वहीं कुमाऊं मंडल में सांसदों, विधायकों के साथ समीक्षा के बाद अब गढ़वाल की बारी है। उन्होंने बताया कि बैठक में क्षेत्रवार समीक्षा कर जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया और आने वाले कार्यों को प्राथमिकता से तय किया गया। सीएम ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जनता की सेवा में जुटे और जरूरी काम समय पर पूरे कराए। हमारी तैयारी यथावत रहती है, समय अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। हमारी कुमाऊं की दोनों लोकसभा की बैठक हो चुकी है। आज हमारे गढ़वाल की 3 लोकसभाओं की बैठक है। लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद के साथ चर्चा करते हुए और क्या क्या चुनाव की दिशा में कर सकते हैं उस सब का एक पूरा कार्यक्रम का समय तय करेंगे। किस तरह की चीज़ें क्या कुछ चर्चाएं? देखिए, चूँकि हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जन। अगली खबर काशीपुर से है, जहां निर्वाचन आयोग और प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के बीच काशीपुर में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद सामने आया। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई वैध मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां लगाई गई और कुछ जिंदा लोगों को दस्तावेजों मृत दर्शाकर मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई। आरोप है कि एक खास समुदाय के मतदाताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की मांग की है। एसआईआर के मामले की जो जांचें चल रही हैं, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि आम आदमी बेहद परेशान है और बड़ी तादाद में हर वार्ड में ऐसे गिरोह एक्टिव हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि खास तौर से 80% मुस्लिम के जो वोट्स हैं, जो उनके वोट देने के राइट्स हैं या उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। और दरअसल क्या है कि ये जिंदा और वैध मतदाता को मृत दिखा रहे हैं, जबकि सिस्टम अपने ही सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका दे रहा है। क्योंकि जो लोग इनकी एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करता है, इनकी नोटिस के बाद इनकी सुनवाई में बीआरओ के समक्ष एक प्रस्तुत करता है, वहाँ फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद उसे एब्सेंट दिखा दिया जाता है। तो अपने ही कार्य प्रणाली पर ये क्वेश्चन दिखा रही है कि ये कार्य प्रणाली खुद ही अपना इनका सही है या नहीं है, इस पर लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे। अगली खबर का रुख लेते खबर कालाढूंगी से है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगाई गई आपत्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम सुधीर कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनावश्यक आपत्तियों को निरस्त करने और प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की। एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां लगाई गई हैं उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति 11 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बीएलओ को देकर अपनी आपत्ति का निस्तारण करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता नीरज तिवारी ने चेतावनी दी कि अनावश्यक रूप से नाम हटाए जाने पर आंदोलन किया जाएगा। कालाढूंगी
के कार्यालय में आए हैं तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अंतिम रूप ले रही है। इसी सोच और उद्देश्य के साथ हम तमाम सारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि 800 आपत्तियाँ आई। 800 आपत्ति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक ही आदमी ने 400-500 आपत्तियाँ लगाई हैं और वो व्यक्ति विशेष कारडूंगी की भी नहीं है, वो व्यक्ति विशेष सपोज मान के चलो हल्द्वानी से है और उसने यहाँ पर लोग की आपत्ति लगा दी। तो फिर मैंने ये अभी एसडीएम साहब से बात हुई, मैंने कहा सर कितने आपत्तियाँ लग सकती हैं, तो उन्होंने बताया कि लिमिटेड लग सकती है, बहुत ज़्यादा आपत्ति आप नहीं लगा सकते हैं। हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है और कहा है कि जिनको अनावश्यक रूप से आप नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं वो नाम नहीं कटने चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज हम उप जिला अधिकारी महोदय कालाडूंगी तहसील पहुँचने का हमारा मुख्य उद्देश्य जो इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्जी आपत्ति हमें सूचना मिली थी कि हमारे क्षेत्र कालाडूंगी में भी काफ़ी फर्जी आपत्ति लगी हैं। उसी संबंध में आज हमने उप जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात की और उनसे बात की है और उनसे निवेदन किया है जिन्होंने भी आपत्ति और जिन्हें भी शिकायतकर्ता को भी आप बुलाए और जिनके खिलाफ आपत्ति लगी है उनको भी तहसील बुलाए और दोनों की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करें। धन्यवाद। कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है और एसआईआर की प्रक्रिया के प्रारंभ से ही हमें निर्देश प्राप्त हैं कि प्रत्येक मंगलवार को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज, उनके द्वारा नामित BLA 1 के साथ में तहसील स्तर पर हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में उनके साथ मीटिंग की जाती है जिससे कि एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। और इस संबंध में अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं या अगर फील्ड स्तर पे किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन सभी समस्याओं को सुना जाता है और उन पे जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मंगलौर से है। कोतवाली क्षेत्र में गंगा नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। एसपी देहात शेखर चंद सवाल के मुताबिक प्रथम दृष्टया महिला की गला रेत कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद शव को नहर किनारे फेंके जाने की आशंका है। महिला की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस सबकी शिनाख्त कराने के साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की सूचना है। कूड़ा बीनने वालों ने थाना मंगलौर को बताया कि एक महिला जो करीब 40 से 45 उम्र की है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसका गला रेता हुआ है, मतलब काटा हुआ है और शव को वहाँ नहर पुल के पास फेंका है। मैं खुद भी घटनास्थल पे था तो तय है कि उसका मर्डर किया गया है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। पूरी संभावना है कि घटनाक्रम कहीं और करके शव को वहाँ पर फेंका गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। शिनाख्त अभी नहीं हुई है। हमने अपने जो हमारा पुलिस का प्रोसेस है उसको हमने स्टार्ट कर लिया, जल्दी हम उसको वर्कआउट करेंगे। अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से है, जहां क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड के पुनर्निर्माण कार्य को प्रशासन ने तेज कर दिया है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को सड़क का काम गुणवत्ता और मजबूती के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माल रोड को शहर की लाइफ लाइन बताते हुए जल्द यातायात सुचारू करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी के मुताबिक TSDC के तकनीकी सर्वेक्षण के बाद नया डिजाइन तैयार किया गया है। अब तक 122 एंकर और ग्राउंडिंग का काम पूरा हो चुका है। 51 में से 36 पॉइलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसके बाद स्लैब का काम किया जाएगा। मॉल रोड जो विगत वर्ष क्षतिग्रस्त हुई थी, तो ये आवाजाही के लिए नैनीताल की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। इसमें पूर्व में एजेंसी ने जो काम किया था तो वो काम टिक नहीं पाया। फलस्वरूप TSDC ने इसमें टेक्निकल सर्वे किया और अपनी जो विशेषज्ञता है उसके हिसाब से कुछ डिजाइन तैयार किया। वर्तमान में उसमें क्वालिटी और स्पीडी वर्क के दृष्टिगत SC साहब और जो हमारे एक्सिन नैनीताल हैं PWD के, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें फाइलिंग का काम के बाद
बीमिंग और स्लैब का काम। तो उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि काम टिकाऊ हो, गुणवत्ता के साथ हो। अगली खबर का रुख करते खबर ढोईवाला से है, जहां दुधली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह के प्रयासों से सत्तीवाला वन चौकी और त्यागी गार्डन बड़कली दुधली में कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक कैमरों से सड़क हादसों और आपराधिक घटनाओं की निगरानी के साथ आरोपियों और जिम्मेदार वाहनों की पहचान में पुलिस को मदद मिलेगी। क्षेत्रों में लंबे समय से सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। कैमरा ANPR कैमरा है CP+ का ना, ये ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरा है। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर पे रन करता है, NVR पे रन करता है। मतलब जो भी गाड़ी जाएगी उसकी एक एक्सेल सीट बनाता है ये कैमरा ना, कि कौन सी गाड़ी गई, कौन से कलर की है, क्या नंबर है, पूरी डिटेल्स इस कैमरे में आ जाती है। दिन हो या रात हो, ये नाम रात को भी नंबर प्लेट लेता है। अच्छा। हाँ, एक चाहे 80 की स्पीड हो, चाहे 120 की स्पीड हो, ये नंबर लेगा। 120 से ऊपर भी होगी अगर, जब भी नंबर प्लेट लेगा। कुल कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं? टोटल हमारे यहाँ पर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस पोल पे तो 4 कैमरे हैं। ऐसे ही हमारा त्यागी गार्डन है आगे, उस पर भी 4 कैमरे हैं। बीच में दूधली क्षेत्र में भी लगेंगे और आगे बड़कली में भी लगेंगे कैमरे। बहुत महीनों से इंतजार था इन कैमरों का, आज जाके खुशी हुई। मेरे को फ़ोन आया कि जल्दी जाइए साइड में कैमरे लगवाइए, क्योंकि दूधली क्षेत्र में कहीं कैमरे नहीं थे। कहीं नहीं थे, तो जिसके कारण जो है घटनाएं नहीं खुल पा रही थी, नहीं खुल पा रही, एक्सीडेंट का पता नहीं चल पा नहीं लग रहा। रहा। तो अब फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा कौन सी गाड़ी किसको मार के जा रही है, पता ही नहीं लग रहा। अगली खबर का रुख करते खबर लक्सर से है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खानपुर विकासखंड में तैनात सहायक कृषि अधिकारी हरिओम यादव को कथित तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया गया कि विजिलेंस टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की। आरोपी हरिओम यादव प्रताप नगर नजीबाबाद रोड कोटद्वार निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम मामले में आगे की कार्रवाई और पूछताछ में जुटी है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। खबर रामनगर से है, जहां स्थानीय कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से 27 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अमडंडा रोड पर चेकिंग के दौरान पर्वतीय क्षेत्र से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे घेरकर पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार से ग्राम नई बस्ती पूछड़ी निवासी सागर सिंह को गिरफ्तार किया और तलाशी में करीब 27 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक कार के आगे एक बाइक सवार रैकी कर रहा था, जो बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। अगली खबर का रुख करते खबर रामनगर से है, जहां अमगढ़ी गांव में 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 अगस्त की शाम करीब 60 वर्षीय व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद डायल 112 पर सूचना दी गई और 12 अगस्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 17 अगस्त को बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने कोतवाली परिसर में बैठकर विरोध जताया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच नैनीताल सीओ कर रहे हैं और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये 11 तारीख की शाम को मेहन नैनवाल नाम का कोई बंदा है अमगढ़ी का, उसकी दुकान एक छोटी सी और पी के वो धुत रहता है। वहाँ पे हमारी एक बच्ची गई थी, 2 बच्चियाँ गई थी सामान लेने के लिए, जिसमें कि उनसे वो गाली गलौज भी करता है, छेड़खानी भी करता है और उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी तहत में 11 तारीख की शाम को 112 में कॉल करी गई थी, जो कि 112 की टीम आई थी। आने के बाद रात के 12 बजे उसको अपराधी को पकड़ के लेके आई और लेके आने के बाद उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिसमें कि हमने 12 तारीख को सारे लोग मिलके यहाँ कोतवाली आए थे, धरना दिया था। तो शाम को 6 बजे उन्होंने FIR दर्ज करी। तो उसके बाद भी जो बंदा है अपराधी है, उसको अभी तक उन्होंने
चालान नहीं कटा है, हल्द्वानी नहीं गया है। इसी संबंध में आज हम रामनगर फिर कोतवाली में धरना देने के लिए आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं कासगंज कोतवाली क्षेत्र की राजपूत रेंटल वाली गली में एक बुजुर्ग द्वारा अपने 14 वर्षीय नाती को कमरे में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड हेड कांस्टेबल बाबूराम अपने नाती दिग्विजय के साथ घर में अकेले रहते हैं, जबकि किशोर के माता पिता जयपुर में नौकरी करते हैं। बाबा द्वारा किशोर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना पर माता पिता कासगंज पहुंचे और घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार बुजुर्ग को समझाने का प्रयास कर रही है। आरोप है कि बाबा पुलिस को गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। करीब 5 घंटे बीतने के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला है और पुलिस किशोर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी है। एक महीने से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो जैसे आज कल मेरे को ज्ञात हुआ पड़ोसियों से कि लड़के को मार के पीटते हैं, तो मैं ये पता करने के लिए आया। ये भी पता चला मुझे आगे कि उसको मतलब नाम कटा लिया है, पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। तो मैं इसीलिए आया कि मतलब ये तो पता करता हूँ, अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ाऊँगा। पहले ये हॉस्टल में पढ़ रहा था, CP इंटरनेशनल फवाद में, अगर मिटा दिए तो इसीलिए आया क्योंकि घर का तो रखना नहीं है, उसका भविष्य खराब नहीं करना है। और मार तो पीटते भी हैं, तो ये भी पता करना था। अच्छा, कब से गेट बंद कर रखा है? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गया था। उसके बाद मैंने करीब 2.5-3 घंटे वेट किया, 2.5-3 घंटे वेट किया। जब गेट नहीं खुला तो फिर मैंने 112 को फ़ोन किया। जनपद कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक अजीब ही मामला देखने को मिला है, जहां एक बाबा ने अपने ही सगे नाती को घर में बंधक बना लिया है। वहीं बाबा द्वारा नाती को मारपीट की सूचना पर पहुंचे बालक के परिजनों द्वारा जब दरवाजा खुलवाया गया तो बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस भी वह पहुंच गई है, दमकल विभाग भी आ गया है। लेकिन बाबा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही घर है जिसमें बाबा ने नाती को बंधक बना रखा है। और लगातार पुलिस भी लगभग 6 घंटे से लगातार बाबा से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा एक ही बार बार धमकी दे रहा है कि अगर दरवाज़ा तोड़ा गया या किसी तरह से जानबूझकर खुलवाया गया तो वह फायरिंग कर देगा, वह नाती को या अपने आप को नुकसान कर देगा। पुलिस लगातार, वह परिजन लगातार बाबा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अगली खबर का रुख कर लेते खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश कोर्ट में पेश नहीं किए गए, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है। पृथ्वी सिंह राणा और अन्य ने सरकार की नियमितीकरण नियमावली 2025 को चुनौती दी है। याचिका में 4 दिसंबर 2018 की कट ऑफ डेट का हटाकर दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने की मांग की गई है, ताकि लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिल सके। याचिका थी जो कि डेली वेजर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियमावली है रेगुलाइजेशन की, जो कि 2011 की थी, फिर वो 2013 में अमेंड हुई थी, जिसमें 11 में उसमें 10 साल थे कि रेगुलाइजेशन के लिए, उसको फिर 13 में इन्होंने 5 साल किया। एंड देन फिर 2013 की नियमावली चैलेंज हुई कोर्ट में कि 5 साल को फिर से 10 किया जाए, तो वो 2022 में जजमेंट आया चीफ जस्टिस का, तो वो फिर से 10 साल हो गया। देन उसके बाद 2025 में फिर से वो नियमावली अमेंड हुई, जिसमें ये कहा गया है कि जिसको 4 दिसंबर 2018 तक किसी भी श्रमिक को अगर 10 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, सिर्फ उसी का रेगुलराइजेशन होगा। अगली खबर का रुख करते खबर हल्द्वानी से है, जहां आईजी कुमाऊं निवेदिता कोकरेती ने मंडल के सभी एसएसपी और एएसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। 1 वर्ष से पुरानी सभी विवेचनाओं को जल्द पूरा करने और महिला अपराधों में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईजी ने बढ़ते साइबर अपराधों में कार्रवाई के साथ पीड़ितों की रकम रिकवरी पर विशेष ध्यान देने को कहा। पुरानी चोरी की घटनाओं के जल्द खुलासे और नशे के खिलाफ सभी जिलों में समन्वय से अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अभियान के तहत अब तक 382 मुकदमे दर्ज कर 519 तस्करों पर कार्रवाई और 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।